आइए इस नए एक्सप्लेनर में एक ऐसी कहानी पर नजर डालते हैं जो किसी फाइनेंशियल थ्रिलर से कम नहीं है। सोचिए जरा, 233 साल पुराना बैंक, एक ऐसी संस्था जिसे छूना तो दूर, जिसके बारे में सोचना भी किसी आम आदमी के बस की बात नहीं थी। और फिर इस विशाल साम्राज्य को मिट्टी में मिलाने के लिए क्या चाहिए था? कोई आर्थिक मंदी नहीं, बल्कि सिर्फ एक 28 साल का आम सा क्लर्क। सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा है ना, पर सच यही है। एक अकेले आदमी ने आखिर कैसे एक इतने महान बैंक की नींव हिलाकर रख दी? चलिए इस हैरात अंगेज घटना को गहराई से समझते हैं। ये कॉन्ट्रास्ट देखिए, सच में दिमाग घुमाने वाला है। एक तरफ है बेरिंग्स बैंक का वो विशाल इतिहास, 1762। जी हाँ, 1762 में शुरू हुआ था ये बैंक। इसने अमेरिका को लुइसियाना खरीदने की फंडिंग दी, नेपोलियन के खिलाफ युद्ध में मदद की और यहां तक कि दोनों वर्ल्ड वॉर्स भी आसानी से सर्वाइव कर गया। और दूसरी तरफ कौन था? एक बिल्कुल ऑर्डिनरी वर्किंग क्लास बैकग्राउंड से आने वाला 28 साल का लड़का, निक लीसन। कहाँ एक ऐतिहासिक पहाड़ जैसा बैंक और कहाँ एक साधारण सा व्यक्ति। नतीजा जो निकला उसकी तो फाइनेंस की दुनिया में किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। तो अब सवाल है कि एक आम सा लड़का इस पोजीशन तक पहुंचा कैसे? इंग्लैंड के वॉटफोर्ड में पैदा हुए निक लीसन के पास शुरू में कोई बहुत बड़ी फाइनेंस डिग्री नहीं थी। करियर की शुरुआत हुई एकदम बोरिंग से बैक ऑफिस सेटलमेंट क्लर्क के रूप में। लेकिन तरक्की देखिए कितनी तेजी से हुई। 1985 में काउट्स बैंक, फिर लेट 80s में मॉर्गन स्टैनली और आखिरकार 1992 आते आते बेरिंग्स बैंक ने उन्हें सीधा सिंगापुर भेज दिया। वहां उन्हें सिमेक्स यानी सिंगापुर इंटरनेशनल मॉनेटरी एक्सचेंज पर डेरिवेटिव्स ट्रेडर बना दिया गया। एक बैक ऑफिस क्लर्क से सीधा स्टार ट्रेडर बनने का यह सफर सच में कमाल का था। लेकिन इस पूरी सक्सेस स्टोरी के पीछे एक बहुत ही खतरनाक स्ट्रक्चरल खामी छिपी थी, जिसे हम हितों का टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। बेरिंग्स बैंक ने अनजाने में एक ऐसी भूल की जिसमें लीसन को एक साथ दो ऐसी जिम्मेदारियां दे दी गईं जो बिल्कुल अलग होनी चाहिए थी। वो मार्केट में दाव लगाने वाले ट्रेडर भी थे और उन्हीं ट्रेड्स को वेरीफाई करने वाले सेटलमेंट हेड भी, मतलब खुद ही एग्जाम लिखना और खुद ही अपनी कॉपी चेक करना। उनके ऊपर निगरानी रखने वाला वहां कोई था ही नहीं। और फाइनेंस की दुनिया में बिना निगरानी के इतनी पावर मिलना एक बहुत ही भयानक तूफान का इशारा था। खैर, इस पूरे डिजास्टर की शुरुआत आखिर कहां से हुई? सिर्फ 20,000 पाउंड से। सुनने में शायद उतना बड़ा अमाउंट ना लगे, पर यही वो छोटी सी चिंगारी थी जिसने आगे चलकर पूरे जंगल को खाक कर दिया। 1992 में उनके एक जूनियर कॉलीग से एक आम सी गलती हो गई, जिसका टोटल नुकसान था 20,000 पाउंड। ऐसे में क्या होना चाहिए? तुरंत लंदन ऑफिस को रिपोर्ट जाना चाहिए। लेकिन यहां लीसन ने एक अलग ही रास्ता चुना। उन्होंने उस गलती को रिपोर्ट करने के बजाय छुपाने का फैसला किया। एक छोटा सा फैसला जो आगे चलकर एक भारी तबाही का कारण बनने वाला था। अब जरा सोचिए, इतना नुकसान छुपाया कैसे जाए? यहां एंट्री होती है अकाउंट 8888 की। बेरिंग्स के पास एक डॉर्मेंट यानी निष्क्रिय एरर अकाउंट पड़ा था, जिसका एक्चुअल यूज कुछ और होना था। लीसन ने दिमाग लगाया और उस 20,000 पाउंड के नुकसान को चुपचाप इस गुप्त खाते में डाल दिया। लंदन ऑफिस को लग रहा था सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन यहां से एक भयानक स्नोबॉल इफेक्ट शुरू हो चुका था। क्योंकि देखिए, एक बार जब नुकसान छुपाना शुरू होता है ना, तो उसको कवर करने के लिए और भी ज्यादा रिस्क लेने पड़ते हैं, और यही ठीक उन्होंने भी किया। और नुकसान की रफ्तार ऐसी थी जो किसी के भी होश उड़ा दे। जो लॉस 1992 में सिर्फ 2 मिलियन पाउंड था, वो 1993 आते आते 33 मिलियन हो गया। और 1994 में यह आंकड़ा 208 मिलियन पाउंड तक पहुंच गया था। बिल्कुल एकदम सही सुना। जैसे जैसे लॉसेस बढ़ रहे थे, लीसन अंधाधुंध ट्रेडिंग कर रहे थे, डेस्परेटली उस नुकसान को भरने के लिए। ये एक ऐसी अंधी गली बन चुकी थी जहां से वापस आना लगभग नामुमकिन था। और सबसे अजीब बात, लंदन ऑफिस इस वक्त उनके दिखाए गए नकली प्रॉफिट्स का जश्न मना रहा था। उन्हें लग रहा था कि उनका स्टार ट्रेडर कमाल कर रहा है। अब इस छुपाए हुए इतने बड़े नुकसान को कवर करने के लिए लीसन के पास आखिर क्या प्लान था? उन्होंने एक बेहद रिस्की स्ट्रैटेजी चुनी, जिसे शॉर्ट वॉलेटिलिटी कहते हैं। 1994 के आखिर में उन्होंने अपना एक आखिरी बड़ा दाव खेला। उनका अजम्पशन ये था कि जापानीज स्टॉक मार्केट बिल्कुल स्टेबल रहेगा, वहां कोई हलचल नहीं होगी। शॉर्ट वॉलेटिलिटी का सीधा सा मतलब है, अगर मार्केट शांत है तो प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर कोई बड़ी हलचल या उथल-पुथल हुई तो लॉसेस की कोई लिमिट नहीं बचेगी। एक तरह से वो एक टाइम बॉम्ब पर बैठे थे और बस उम्मीद कर रहे थे कि वक्त ठीक निकल जाए। ये अगले आंकड़े सुनकर शायद किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। जनवरी 1995 तक आते आते हालात कंट्रोल से बिल्कुल बाहर जा चुकी थीं। जरा कंपैरिजन देखिए,
पूरे बेरिंग्स बैंक का टोटल कैपिटल यानी उनकी कुल पूंजी लगभग 440 मिलियन पाउंड थी, और दूसरी तरफ अकाउंट 88888 में छुपाए गए लॉसेस वो 830 मिलियन पाउंड को क्रॉस कर चुके थे। यानी एक 233 साल पुराने बैंक की जितनी टोटल औकात थी, उससे दुगना तो सिर्फ छुपाया हुआ नुकसान हो चुका था। टेक्निकली देखा जाए तो बैंक अंदर से पूरी तरह डूब चुका था, बस किसी को इसकी खबर नहीं थी। और फिर एक ऐसा झटका लगा जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इसे हम एक ब्लैक स्वान इवेंट कह सकते हैं। 17 जनवरी 1995 जापान के कोबे शहर में 6.9 मैग्नीट्यूड का एक भयानक भूकंप आया। ये सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं थी, इसने जापानी फाइनेंशियल मार्केट की नींव तक हिला दी। मार्केट सीधा फ्री फॉल में चला गया। लीसन ने जो भी पोजीशन ली थी, जो भी दाव लगाया था कि मार्केट बिल्कुल स्टेबल रहेगा, वो इस भूकंप के साथ ही पलक झपकते मिट्टी में मिल गया। सब कुछ तबाह हो चुका था। जब धूल हटी तो लॉसेस का आखिरी आंकड़ा क्या था? 827 मिलियन पाउंड, आज के हिसाब से लगभग 1.4 बिलियन डॉलर्स। जब मार्केट गिर रहा था तो सीधे सीधे नुकसान मानने के बजाय लीसन डेस्परेशन में आ गए। उन्होंने सोचा कि मार्केट वापस उठेगा, इसलिए उन्होंने अपने बेट्स डबल और फिर ट्रिपल कर दिए। ये सोचना कि एक बिगड़ी हुई स्थिति को और रिस्क लेकर ठीक किया जा सकता है, इसी गलती ने एक छोटे से नुकसान को इतनी विशाल संख्या में बदल दिया। इस पॉइंट पर आकर अब बचने की कोई भी उम्मीद नहीं बची थी। जब एहसास हो गया कि अब पूरा खेल हाथ से निकल चुका है, तो लीसन ने वहां से फरार होने का प्लान बनाया। वो सिंगापुर से निकले, मलेशिया और थाईलैंड से होते हुए जर्मनी तक भागे। लेकिन भागने से पहले उन्होंने अपनी डेस्क पर सिर्फ 2 शब्दों का एक छोटा सा नोट छोड़ा। उस पर लिखा था, आई एम सॉरी। सोचने वाली बात है, बैरिंग्स जैसा बड़ा साम्राज्य मिट्टी में मिल चुका था और उनका टॉप स्टार ट्रेडर फरार था। खैर, ये भाग दौड़ ज्यादा चली नहीं। आखिरकार उन्हें जर्मनी के फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर पकड़ ही लिया गया। एक इतनी बड़ी तबाही के बाद आखिर में बचा तो सिर्फ एक आई एम सॉरी। इस पूरी तबाही का क्लाइमैक्स एक ऐसे आंकड़े पर आकर रुका जिस पर शायद ही कोई यकीन कर सके। सिर्फ 1 पाउंड। जी हाँ, जो बैंक सदियों से सीना ताने खड़ा था, जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी सरकारों को फंड किया था, उस बैंक की औकात आखिर में एक छोटे से सिक्के के बराबर रह गई। पूरी तरह कंगाल हो चुके बेरिंग्स बैंक को एक डच बैंक आईएनजी ने सिर्फ और सिर्फ 1 ब्रिटिश पाउंड में खरीद लिया। सिर्फ एक अकेले आदमी के डिसीजंस ने 2 सदियों की लेगेसी को एक झटके में जीरो पर लाकर खड़ा कर दिया। फाइनेंस के इतिहास का ये वाकई एक बेहद डरा देने वाला सच था। अब जरूर दिमाग में आता है कि इस सब के बाद खुद निक लीसन का क्या हुआ। उन्हें भी इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। 1995 में ही उन्हें वापस सिंगापुर लाया गया। वहां उन्हें मशहूर चैंगी जेल में 6.5 साल की कड़ी सजा हुई। जेल का ये वक्त उनके लिए इंतहाई मुश्किल था, क्योंकि इसी दौरान उन्हें कोलन कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का सामना भी करना पड़ा। खैर, उन्होंने इस बीमारी से जंग लड़ी और जीत हासिल की, जिसके बाद 1999 में उन्हें रिहा कर दिया गया। एक छोटी सी गलती छुपाने का इतना भयानक पर्सनल अंजाम सच में डरावना है। लेकिन जानते हैं इस कहानी का सबसे अजीब हिस्सा क्या है? एक ऐसी आयरनी जिस पर जल्दी विश्वास नहीं होता। जिस आदमी ने दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल रिस्क फेलियर क्रिएट किया, वही आदमी आज रिस्क मैनेजमेंट सिखाता है ना कमाल की बात। जेल से बाहर आने के बाद निक लीसन ने अपने एक्सपीरियंसेस पर किताबें लिखी और आज वो एक वेल नोन मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आज वो जाकर बड़ी बड़ी कंपनियों को उन्हीं कमजोरियों के बारे में चेतावनी देते हैं, जिनका फायदा उठाकर खुद उन्होंने एक जमाने में पूरे एक बैंक को डुबा दिया था। तो इस पूरे एक्सप्लेनर से हमें सीखने को क्या मिलता है? मॉडर्न ट्रेडर्स और फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए यहाँ 4 बहुत बड़े सबक हैं। पहला, नुकसान को कभी मत छुपाइए। वो 20,000 पाउंड की गलती छुपाने का अंजाम हम सब ने देखा। दूसरा, हितों का टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचिए। चेक्स और बैलेंसेस का होना बेहद जरूरी है। तीसरा, नुकसान होने पर और बड़ा दाव लगाना, जिसे एवरेजिंग डाउन कहते हैं, ये एक बहुत ही भयानक चाल है। और चौथा, किसी भी संस्था में स्ट्रिक्ट ओवरसाइट और निगरानी लाजमी है। अहंकार और डेस्परेशन, ये 2 चीजें किसी को भी आर्थिक बर्बादी की तरफ बहुत तेजी से ले जा सकती हैं। अब देखिए, आज के नए दौर में इन ह्यूमन फ्लॉज को कैसे हैंडल किया जा रहा है। यहां 2 बिल्कुल अलग अप्रोचेस देखी जा सकती हैं। एक तरफ है ट्रेडिशनल इमोशनल ट्रेडिंग, जहां ईगो, डर और मैनुअल रिकवरी की डेस्परेशन होती है, ठीक जैसे बेरिंग्स के केस में देखा गया। दूसरी तरफ है मॉडर्न एल्गोरिथमिक सिस्टम्स, जैसे कि एल्गोक्रैब। इन सिस्टम्स में पहले से तय किए गए रूल्स और ऑटोमेटिक स्टॉप लॉसेस इन्फोर्स किए जाते हैं।
जब एक मशीन बिना इमोशंस के डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेती है तो उसमें पैनिक में आके डबल डाउन करने या डेस्परेशन में आके गलत रास्ते पर जाने की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है। ये टेक्नोलॉजी आज इंसानी भावनाओं के इन खतरों को मिनिमाइज करने का एक प्रैक्टिकल तरीका बन चुकी है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक आखिरी सवाल जरूर दिमाग में आता है। जरा सोचिए, अगर एक अकेले व्यक्ति के अनियंत्रित होने से एक 233 साल पुरानी मजबूत संस्था धराशायी हो सकती है, तो आज के इस हाइपर कनेक्टेड डिजिटल दौर में हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स एक अकेले सिस्टम फेलियर के सामने कितने वल्नरेबल हैं। ये वाकई एक ऐसी बात है जो हमें अपने आज के आर्थिक ढांचे पर सवाल उठाने और उन्हें और भी सिक्योर बनाने के लिए प्रेरित करती है। खैर, इस एक्सप्लेनर में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए, इंटरेस्टिंग और थॉट प्रोवोकिंग विश्लेषण के साथ।